हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। और आज का चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आप देखेंगे उस चैप्टर के अंदर कितने कंसेप्ट हैं और क्या बातें हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं और वो एमसीक्यूज जो है ट्रिकी एमसीक्यूज, उनको कैसे सॉल्व करना है और क्या कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो पढ़ना है आपको। बाकी थ्योरी जो है वो उसको आपको एनसीईआरटी से पूरा एज इट इज पढ़ना होगा। आपको मैं हेल्प करके दे रहा हूँ उस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ये चैप्टर पूरा समझा के जाऊंगा। ओके, तो चलिए जी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को हम देखते हैं किस तरीके से ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर की अगर हम देखें कि उस चैप्टर को किस तरीके से किस पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले आपको पता है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपको समझाया गया है कि भाई कौन से सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लांट से ट्रांसपोर्ट होते हैं और प्लांट की बॉडी में कौन से टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और तीसरा जो है वो कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है सब्सटेंस की मूवमेंट की, और फिर बोलते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से मीडियम को यूज करते हैं। तो ऐसा इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा गया है। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद लिखा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि क्या क्या तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है उस बात को, ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करवाने का, सब्सटेंस को बॉडी में मूव करवाने का एक प्रिंसिपल होता है, एक तरीका होता है, किन किन तरीकों से मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, कितना गहरा संबंध है। प्लांट और वाटर के साथ में इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, प्लांट के सारे कामकाज करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर प्लांट्स के बॉडी में मूवमेंट, प्लांट के बॉडी में वाटर के मूवमेंट को पढ़ने के लिए हमें कई सारे कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने की, समझने की। जैसे वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस, प्रेशर पोटेंशियल साई पी, इन सभी को पढ़ के उनके आपस में क्या फॉर्मुलेशन है उनको समझना जरूरी होता है। उसके बाद ऑस्मोसिस फिनोमिनन समझना जरूरी है, प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिनन, ठीक है, इम्बाइबिशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो ये सारे प्लांट वाटर रिलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। इनको पढ़ने के बाद में हमें पता लग जाएगा, और हमें जो होता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को मूवमेंट करने के लिए पहले प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब तो करना होगा सॉइल से। तो हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से पार्ट से एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या प्रिंसिपल, क्या कंसेप्ट इनके एब्जॉर्प्शन के पीछे होता है, उसको हम समझेंगे। और फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में प्लांट के टिश्यू के अंदर, जैसे एनाटॉमी हम पढ़ रखे हैं, तो हमें रूट की और स्टेम की और लीव्स की एनाटॉमी तो हमें पता ही होती है। तो रूट, स्टेम की, लीव्स की एनाटॉमी के साथ में हम उनको देखेंगे कि वो वाटर कहाँ रन कर रहा है, कैसे अंदर आ रहा है, वाटर के साथ कोई और भी चीजें आ रही है क्या, मिनरल्स भी आ रहे हैं क्या। तो ये एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद अब वाटर रूट में आ गया है, रूट से अब आपको एरियल पार्ट तक वाटर को पहुंचाना है। तो हम अगले सेक्शन में ये पढ़ेंगे असेंट ऑफ सैप। अब वो वाटर नहीं हुआ, वो प्लांट की बॉडी में आके वो सैप बन गया, रस बन गया, उसमें कुछ मिनरल भी डिजॉल्व हैं, तो कई सारी चीजें डिजॉल्व है, उसमें हार्मोन भी है। तो ये सारे जो सैप है वो सैप जाइलम के थ्रू एरियल पार्ट तक कैसे पहुंचता है, असेंडिंग कैसे होती है उसकी, असेंट ऑफ सैप कैसे होता है, उसको बताने के लिए जो एनसीईआरटी में जो थ्योरी है उसको हम समझेंगे। कोहेजन एडेजन वाला जो फिनोमिनन है उसको देखेंगे, डिक्सन एंड जॉली वाला। ओके, कैसे प्लांट में वाटर ऊपर चढ़ जाता है, कोई मोटर नहीं लगी हुई है नीचे, कोई ऊपर से खींच नहीं रहा है, तो कैसे, कौन से ऐसे फिनोमिनन है जो इसको ऊपर की तरफ में चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एरियल पार्ट से वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस, और वाटर का वेपर के फॉर्म में जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन बहुत जरूरी होता है, किसके लिए, दो काम के लिए। एक तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसपायरेशन रिक्वायर्ड है, और दूसरा एब्जॉर्ब वाटर के असेंट ऑफ सैप जो है, एब्जॉर्ब वाटर के असेंडिंग के लिए, ऊपर आने के लिए भी ट्रांसपायरेशन रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों काम बिना ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकते हैं। ओके, तो चलिए ये भी पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन कैसा होता है, कितने प्रकार का, कितने टाइप का होता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। लीव्स की एनाटॉमी इसमें हेल्प करेगी समझने में, स्टोमेटा वगैरह जो है वो सारी बातें, और कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। ट्रांसपायरेशन के अंदर हम दूसरे वाले प्लांट भी पढ़ेंगे जिसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो रात को जो होते हैं वो खुले होते हैं, दिन में बंद होते हैं, और जनरली प्लांट में स्टोमेटा दिन में खुले होते हैं, रात में बंद होते हैं। तो वो ओपन और क्लोज ऑफ स्टोमेटा का जो फिजियोलॉजी है उसको भी हम स्टडी करेंगे कि गार्ड सेल में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं। फिर ट्रांसपायरेशन पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन के अंदर और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज है, कि ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस होता है, तो लॉस बहुत जरूरी है। अगर लॉस नहीं होगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी,
और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्लांट की एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं चलेंगी, प्लांट में कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। एंजाइम को मीडियम चाहिए होता है, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर चाहिए होता है, तो गर्म प्लांट है तो उसको ठंडा करना रिक्वायर्ड है। और फिर हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन जब होता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोलाइसिस होने के लिए ऑक्सीजन रिलीज करने वाला जो वाटर है होता है वो अवेलेबल तभी होता है जब ट्रांसपायरेशन होता है, नहीं तो नीचे से पानी ऊपर आएगा ही नहीं, है ना। ऐसे तो ये पढ़ने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे और हम पढ़ेंगे कि प्लांट से ने वाटर को कैसे एब्जॉर्ब किया, वो तो समझ में आया, लेकिन प्लांट ने वो मिनरल जो सॉइल में पड़े हुए थे उनको कैसे अपटेक किया, तो क्या तरीका, क्या मैकेनिज्म वो मिनरल को सॉइल से प्लांट की बॉडी में लेने के लिए यूज करते हैं, एक्टिव यूज करते हैं, पैसिव यूज करते हैं, जो भी है। उसके बाद मिनरल का जो होता है वो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ऊपर इतनी ऊंचाई तक मिनरल कैसे चले जाते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। और देन फाइनली किसका ट्रांसपोर्टेशन बच गया प्लांट की बॉडी में, वो है फूड का, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का, फोटोसिंथेट्स का। और ये फोटोसिंथेट्स का जाइलम नहीं, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, सोर्स टू सिंक की तरफ में ट्रांसपोर्ट होता है, और सोर्स और सिंक इंटरचेंजेबल होते हैं। तो सोर्स और सिंक के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या मीडियम यूज करते हैं, मास फ्लो जो होता है वो क्या होता है, और मास फ्लो से असेंट ऑफ सैप होता है, और मास फ्लो से ही फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखेंगे कि मंच की जो एक अवधारणा, एक कंसेप्ट है मास फ्लो, उस मास फ्लो के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर एरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का, उसकी भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये है पूरा चैप्टर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है इंट्रोडक्शन सेक्शन, और इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक पहली स्लाइड के अंदर कंप्लीट लिखा है मैंने आपको, जिसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, वो है ट्रांसलोकेशन। तो ये कंसेप्ट में एक पूछते हैं ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, कि लंबी डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट प्लांट बॉडी में हो रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो देखना जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, जाइलम के थ्रू वाटर, मिनरल, हार्मोन, इनका ट्रांसलोकेशन होता है। और स्मॉल डिस्टेंस तक अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं हम लोग, उसको ट्रांसपोर्टेशन ही बोल देते हैं। जैसे गैसेस जो होती हैं वो स्मॉल डिस्टेंस तक ही मूव करती हैं प्लांट की बॉडी में डिफ्यूजन से। ओके, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम के अंदर डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है ना, लो टू अपर साइड की तरफ में। और फ्लोएम जो होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है, और मल्टी डायरेक्शनल में भी बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। ओके, तो जाइलम से कौन ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से कौन ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं आपका। अब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पैसिव और एक्टिव और पैसिव, इसके लिए टेबल से स्टडी करते हैं इसको। सिंपल, फैसिलिटेटेड, एनसीईआरटी में डायग्राम फैसिलिटेटेड का, ये सिंपोर्ट एंटीपोर्ट के डायग्राम है, सिंपोर्ट एंटीपोर्ट। उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये तीनों को एक टेबल के फॉर्म में स्टडी अगर हम करें तो टेबल के अंदर स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे आप लिख दो नो अप हिल, फैसिलिटेटेड में नो होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अगर इसी को मैंने अपने फॉर्म में बना के रखा है, अगर एनसीईआरटी वाला कंपैरिजन दिखाऊं मैं आपको तो ये रहा एनसीईआरटी वाला कंपैरिजन, है ना। प्रॉपर्टीज ये रही और ये हो गए दोनों। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दोनों, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी बोल दो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोल दो, बात एक ही है। और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर देखो ये दोनों में नो और नो है। नो जो कॉमन है वो देख लेते हैं। कॉमन क्या है, अप हिल ट्रांसपोर्ट। नो, अप हिल का मतलब होता है लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट न तो सिंपल में होता है न फैसिलिटेटेड में होता है, इसीलिए तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं हम लोग। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी एनर्जी, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, दोनों में रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये हो गए कॉमन फीचर्स सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। अब जो डिफरेंट है, इनमें तो नो आएगा और इनमें यस आएगा। क्या है वो, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन को मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेट करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में ये काम होगा।
हाईली सेलेक्टिव, जहां पर प्रोटीन है वहां सेलेक्टिविटी होगी, तो यहां सेलेक्टिविटी है, यहां प्रोटीन यूज नहीं होती, मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, ट्रांसपोर्टेशन का सैचुरेशन हो जाता है, जितने प्रोटीन ले जाने वाले हैं वो एक टाइम के ऊपर सारे क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं जाकर के वो मॉलिक्यूल, तो उस टाइम पे सैचुरेशन आ जाएगा। यहाँ कोई प्रोटीन ही नहीं है तो काय का सैचुरेशन, नो प्रोटीन नो सैचुरेशन, यस प्रोटीन यस सैचुरेशन। तो ये हो गए डिफरेंसेस और ये हो गए कॉमन बातें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सभी चीजों में यस है, यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन भी होती है, हाईली सेलेक्टिव भी होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट भी होता है, और यहाँ पर अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है ना, यानी लो टू हाई मूवमेंट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को पंप किया जाता है, प्रोटीन्स काम में आते हैं यहाँ पर, और इसको करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर कहीं डिटेल के अंदर लिखा हुआ है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन के लिए उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो ये एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया है, लेकिन आपको जो समझना है वो है ये है, वो है थ्योरी, क्योंकि आपको कंसेप्ट बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका होता है, आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, विदाउट थ्योरी को यूज किए, कोई थ्योरी लाइंस नहीं यूज की जाती हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया जाता है फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स के फॉर्म में किसी कंसेप्ट को। तो जैसे मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंसेप्ट को आपको एक सिंपल टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो होता है प्री रिक्विसाइट, पहला कदम उस टॉपिक को समझने का, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है, क्या सर इससे आने वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे? अब नहीं होंगे, आपको सॉल्व करने का पहला कदम आपने बढ़ा लिया है, ये बढ़ने के बाद में अब दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, जो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है थ्योरी रीडिंग, थरोली रीडिंग। जो थ्योरी पार्ट होता है उसकी जो लाइंस जो एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है उसको एज इट इज पढ़ना है ना, और ब्रेन के अंदर फिक्स कर लेना। और जब पढ़ते टाइम पे कंसेप्ट की बात आएगी तो कंसेप्ट तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, तो आप कहीं उलझोगे नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब थ्योरी पढ़ने का टाइम, जब आपके जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जो हो सकते हैं आपको आएंगे, उनको दूर करना आपका पहला कदम होता है। इसीलिए कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप कंसेप्ट को सीखते हो, कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने पहले कंसेप्ट पढ़ लिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, अब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ते टाइम पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप थरोली उस थ्योरी को पढ़ सकोगे, आपके जहन में वो बस जाएगी, समझ के बस जाएगी, समझी हुई थ्योरी ब्रेन में रहेगी, तो उसके क्लियर पिक्चर्स बनते हैं, और उससे आने वाले क्वेश्चंस में आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऑप्शन टिक करके जाते हो। यही रूल, यही प्रिंसिपल नीट में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट फॉलो करते हैं, और यही डिफरेंस होता है मेहनत करने वाले बच्चों में और स्मार्ट वर्क करने वाले स्टूडेंट्स में। और स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट ही नीट में सेलेक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम बहुत देते हैं, सेलेक्ट फ्यू होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, और कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट होने के पीछे का राज यही है। ओके, चलिए जी, तो कंसेप्ट सीख लिया, थ्योरी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा कंसेप्ट। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, वो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, क्या कि डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस का और लिक्विड्स का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस का होता है, फिर लिक्विड्स का होता है, फिर सॉलिड का होता है। सॉलिड के बारे में लिखा गया है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, बहुत उसको है ना थोड़ा सा ग्रामेटिक वे में लिखा, फ्रेज के फॉर्म में लिखा है, उसको सिंपल कर देता हूं मैं, समझा देता हूं आपको, कि किसी सॉलिड का डिफ्यूजन, एक पर्टिकुलर सॉलिड का डिफ्यूजन जो होता है वो एक दूसरी चीज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सर किसके कंपैरिजन में? कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन, अगर कोई सॉलिड है उसके अंदर किसी का डिफ्यूजन, कोई और चीज का डिफ्यूजन सॉलिड में, वो डिफ्यूजन जो होता है वो आपको इजीली देखने को मिलता है एज कंपेयर टू किसी सॉलिड का डिफ्यूजन, है ना। तो सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन बहुत रेयर होता है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत ऑब्वियस देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये सारी बातें यहां से हमको समझ में आती है। नेक्स्ट, प्लांट वाटर रिलेशन। देखो भाई, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट का वाटर के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। इसको मैं अगेन वही बात है कि मैं आपको पहला कदम क्या है, कंसेप्ट सीखना, दूसरा कदम क्या है, थ्योरी रीडिंग, और तीसरा कदम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिसिस।
तो ये 3 स्टेप ही होते हैं नीट के अंदर। तो पहला कदम उठाते हैं हम लोग, दूसरा और तीसरा कदम आप लोगों को बढ़ाना है। आपने बढ़ाया भी होगा, आपको कहीं डाउट आए होंगे, तो डाउट आए होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप किसके ऊपर जाएंगे, थ्योरी के ऊपर जाएंगे। थ्योरी से वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंसेप्ट परेशान कर रहे होंगे, कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो आपको अगर मान लो मेरे पढ़ाने से अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बताइए पूरा एक लाइनअप हो गया नहीं हो गया, चीज सारे कनेक्शंस कनेक्ट हो गया नहीं हो गए कि कंसेप्ट बाकी था, कंसेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी हमारी पढ़ी हुई थी। तो जैसे कंसेप्ट आपने सिखाया और कंसेप्ट सीखते ही हमारी जो पढ़ी हुई थ्योरी का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया, और वो क्लियर होते ही थ्योरी और कंसेप्ट दोनों का पैक बन गया। और पैक बनने के बाद में हमने जो एमसीक्यू सॉल्व किया था जहां पर हमको प्रॉब्लम आई थी, अब मैं एमसीक्यू को देखता हूं तो इनकी वजह से, ये पैकिंग की वजह से वो क्लियर हो जा रहा है, वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है और उसका आंसर हम क्लियरली टिक कर पा रहे हैं। दैट्स इट। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट के लिए, एक वाटर की प्लांट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, इनको पढ़ने की बात होती है ओनली। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोटेंशियल। तो नंबर 1 वाटर पोटेंशियल आएगा, नंबर 2 ऑस्मोसिस, नंबर 3 प्लाज्मोलाइसिस, नंबर 4 इम्बाइबिशन। तो ये 4 कंसेप्ट हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये लंबी दूरी तक वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, इन प्लांट्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो इस कंसेप्ट के अंदर वो है वाटर पोटेंशियल, है ना। इनके अंदर जो स्लाइड्स के अंदर, हालांकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको एक एक स्लाइड के ऊपर ही यूज करके पढ़ा रहा हूं, दूसरी वाली स्लाइड्स जो है उनको मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं, उनकी थ्योरी को आपको सामने रिप्रेजेंट करके पढ़ करके नहीं बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको देखते ही खत्म हो जाएगी, आपको ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास में पहुंच जाएगा। तो आप ये जो मेरा मेहनत किया हुआ जो स्लाइड है, जो एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उनमें से शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर करके जो काम की बात है, जो पूरी थ्योरी को जोड़ती है, या मैं कहूँ कि हालांकि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तो पूरी थ्योरी पढ़ना ही होता है, पूरी थ्योरी को एक एक लाइन को पढ़ना ही कंप्लीट प्रिपरेशन का पार्ट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, तो वो लिखा है मैंने कि इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कुछ लाइन जो कनेक्ट कर रही है ना, जो बड़ी बड़ी लाइंस हैं, बड़ी बड़ी बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, जो बड़ी बड़ी लाइंस हैं उन बड़ी बड़ी लाइंस को मैंने निकाल लिया है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस शो करती है, कहीं ना कहीं लिंक करती है, उनको निकाल करके यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और बाकी इन्हीं को यूज करके मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए क्या है भाई, सबसे पहले वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सुनाओ। अगर किसी चैम्बर के अंदर बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का मतलब ये समझना है कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, प्योर वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए अकेला। ऐसे प्योर वाटर, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे कहीं पर, उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा उस सिस्टम का। मान लो इस पेन के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल का एक वैल्यू होगा। और एक दूसरा पेन ले लेता हूं, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके कंपैरिजन में कम है, तो इस पेन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही प्लांट की बॉडी में एक सेल है, दूसरी एक सेल है, दोनों कनेक्टेड है। तो सेल ए और सेल बी, तो सेल ए के अंदर और सेल बी के अंदर दोनों की बात करें तो हमें पता है सेल के अंदर वाटर अकेला तो होगा नहीं, सॉल्यूशन होता है। तो एक सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है ना। तो ध्यान रखिए, एक सेल ए के सैप में सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर मान लो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो वाटर का जहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, हालांकि 10 वाटर मॉलिक्यूल है फ्री और यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो सिंपल लग रहा है कि ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन के अंदर वाटर जहां पर कम होता है वहां का कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का वो ज्यादा होता है। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बी की ज्यादा है, ए की कम है, तभी तो यहाँ वाटर ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इसका मतलब सर वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से, तो साई डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन साई डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो ये था कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर पोटेंशियल को हम स्टडी करते हैं। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, इस वाटर पोटेंशियल को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, ये किसका इफेक्ट करता है, इसको डिटरमाइन कौन करते हैं, इसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है? तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है एक सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल पर, एक सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल के ऊपर
दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, और वो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। प्रेशर कोई भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कोई और दूसरा प्रेशर। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है सर? सॉल्यूट कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आप खुद बताइए कि इस बी सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन, इन दोनों के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का किसका ज्यादा है? बी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि बी के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। तो आप सोचो कि इसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ए के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी। तो आप देख लो इनवर्स रिलेशन आ गया नहीं आ गया? यहां का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का वाटर पोटेंशियल कम है। तो जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां वाटर पोटेंशियल कम। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। लेकिन देखो पोटेंशियल का पोटेंशियल से बिरादरी में रिश्ता होता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सॉल्यूट पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करें हम लोग, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सॉल्यूट पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका रिलेशन बनाते हैं। और हमें पता है कि साई डब्ल्यू जो डिपेंड करता है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है, लेकिन पहले उसकी चेंज करते हैं पोटेंशियल के अंदर, क्योंकि पोटेंशियल का रिलेशन पोटेंशियल से ही बना हुई है आप लोग, है ना। तो पहले पोटेंशियल बनाते हैं, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को हम बनाते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के अंदर। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है उसको डिनोट करते हैं साई एस से। तो जो साई एस जो होता है, और जहां का सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है और साई एस का जो रिश्ता होता है, उसमें देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां का सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। याद हो गया? तो ये इनवर्सली रिलेशन है। तो अब आप सोचो कि जिस सॉल्यूशन का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका साई एस क्या होगा? कम होगा। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो साई एस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और साई एस की वैल्यू कम है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी कम है। तो यहां से रिलेशन बन गया, डायरेक्टली क्या बन गया कि साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई एस। तो साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई एस हो गया। तो ये दो रिलेशन मिल गया नहीं मिल गए? तो साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई एस, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी, ये तो हो गया साई एस का, है ना। और साई एस की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। साई एस की वैल्यू क्या होती है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। और साई डब्ल्यू की वैल्यू की बात करें तो आप सोचो किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी सॉल्यूशन का अगर आप साई डब्ल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहे हो तो वो भी नेगेटिव में ही होगा ऑलवेज। ठीक है। प्योर वाटर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0। मतलब प्योर वाटर जिसका वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 होती है। और किसी भी सॉल्यूशन का, भाई ऑब्वियस बात है, प्योर वाटर और सॉल्यूशन को कंपेयर करोगे तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे उसमें। तो किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से ऑलवेज क्या होगा? कम ही होगा। तो बताओ 0 से कम तो नेगेटिव वैल्यू होगी ही नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है और किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है और किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल भी ऑलवेज नेगेटिव होता है। यस और नो? क्लियर? अब तीसरा एक और वैल्यू है जो वाटर पोटेंशियल उस पर डिपेंड करता है, वो है प्रेशर पोटेंशियल, साइपी। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या चीज होती है सर? प्रेशर पोटेंशियल होता है कोई भी प्रेशर क्या चीज है? जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि सर इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में वाटर की मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन देखिए कि यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल थे। तो ध्यान रखना, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल अंदर से एक प्रेशर जो होते हैं वो एक वॉल के ऊपर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर ए और इधर है टर्गर प्रेशर बी। इधर का टर्गर प्रेशर बी है। तो यहां टर्गर प्रेशर बी है, टर्गर प्रेशर ए, दोनों में फ्री वाटर मॉलिक्यूल है तो टर्गर प्रेशर दोनों का अपना अपना होगा। जहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां का टर्गर प्रेशर, अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर टर्गर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां टर्गर प्रेशर वैल्यू कम होगी। तो देख लो सीधा, टर्गर प्रेशर है, प्रेशर को पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, साई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्गर प्रेशर। मतलब
प्रेशर पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना टर्गर प्रेशर ज्यादा, मतलब टर्गर प्रेशर जहां का ज्यादा वहां का साई पी भी ज्यादा। तो सीधी बात है, यहां पर साई पी ए ज्यादा होगा और साई पी बी कम होगा। तो देख लो भाई, साई पी ए ज्यादा है और वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो यहां पर रिलेशन मिल गया हमें डायरेक्टली कि साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई पी। तो साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई पी, और यहां पर भी मिला हमें कि साई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई एस। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। तो सर फिर साई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो साई डब्ल्यू का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद में ये साई डब्ल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मतलब एक सेल के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल की वजह से एक जो प्रेशर पोटेंशियल बना है वो, और एक सेल के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की वजह से जो एक सॉल्यूट पोटेंशियल बना है वो। तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये दोनों को ऐड कर दो, तब उस सेल का क्या आ जाएगा? वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, क्लियर? तो ये था आपका कंसेप्ट, वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है सर? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। इसमें अब हम ऑस्मोसिस पे आते हैं। सर ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज पोलर, लार्ज इंपॉर्टेंट वर्ड है, लार्ज पोलर। जैसे आयंस जो होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये लार्ज होते हैं, पोलर तो है ही। तो पोलर को पास नहीं होने देती लार्ज पोलर को, उसके लिए तो प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन वाटर भी तो पोलर है, लेकिन वो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसको मेम्ब्रेन बोलती है इसको मैं जाने दूंगी, प्रोटीन तुम इसका फायदा, तुम इसको हेल्प मत करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हारी, मैं जाने दूंगी इसको इजीली। तो इसलिए वाटर का क्या हो जाता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो वाटर का मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई कंसंट्रेशन से, हाई वाटर मॉलिक्यूल टू लो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ में सिंपल डिफ्यूजन across the selectively permeable membrane और differentially permeable membrane से अगर जाता है तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस किसका फंक्शन है? मेम्ब्रेन का फंक्शन है। अगर कोई दो सिस्टम के बीच में मेम्ब्रेन है और वाटर मूव हो रहा है तो ऑस्मोसिस होगा, अगर मेम्ब्रेन हटा दो तो ऑस्मोसिस नहीं है। ठीक है? तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनके खुद के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, हाई वाटर टू लो वाटर कंसंट्रेशन के अलोंग अगर मूवमेंट है तो वो ऑस्मोसिस है। दैट्स इट। ठीक है? ठीक है साहब, मान गए सर, मान गए सर। ऑस्मोसिस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर क्या होता है? सर ऑस्मोसिस की रेट क्या होती है? कितना फास्ट ऑस्मोसिस होगा? एक जो हो रहा है मान लो 10 की स्पीड से जा रहा है और दूसरा जो है वो 20 की स्पीड से जा रहा है, तो सर एक सिस्टम के अंदर वाटर, हाई वाटर टू लो वाटर 20 की स्पीड से मूव हो रहा है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोसिस रेट है। इसका रीजन इन दोनों के बीच में वाटर के कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस है, तो डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट किसके? वाटर की कंसंट्रेशन के बीच में ग्रेडियंट। अगर वाटर्स की कंसंट्रेशन के बीच में ग्रेडियंट में ज्यादा बड़ा ग्रेडियंट है, ज्यादा डिफरेंस है, तो रेट ज्यादा होगी। कम डिफरेंस है तो रेट कम होगी। और वाटर तब तक एक डायरेक्शन में मूव होता रहेगा जब तक दोनों में बराबर वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ जाते। और जब दोनों टैंक में मेम्ब्रेन लगी हुई है और इधर वाटर वाटर दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गया। मूवमेंट हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो जीरो है। कैसे? इतनी देर तक तो इधर से उधर मूव हो रहे थे, अब दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल इधर भी जा रहा है, इधर वाला इधर भी जा रहा है, तो दोनों को अगर रिजल्टेंट निकालें तो कांस्टेंट आता है, यानी कि जीरो मूवमेंट आता है, नेट डायरेक्शन जीरो हो जाता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मतलब वाटर का मूवमेंट इधर से उधर तो हो ही रहा है, लेकिन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं। ओके, तो ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से हम ऑस्मोसिस समझ चुके। ऑस्मोसिस की रेट को अफेक्ट करने वाला, प्रेशर अफेक्ट करने वाला वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, करेक्ट। और डायरेक्शन भी क्या होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसाइड करती है, हाई टू लो, ये भी हो गया। अब हमें पढ़ना है सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है। एक वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कान खोल के सुनिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है सर? एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जैसे एक सेल ए और दूसरी सेल बी,
तो ये सेल ए है, ये सेल बी है, इस सेल का एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको मैंने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर ए सेल, और इसका भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको मैंने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर बी सेल। सर एक सॉल्यूशन, इसके सेल के अंदर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं मान लेता हूं कि सर इस सेल का कंसंट्रेशन, मतलब इस सेल में दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, मान लेता हूं कि मैं सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ए से ज्यादा है, तो सिंपल बात हो गई आपके यहां पर कि सॉल्यूशन बी के अंदर सॉल्यूट क्या होंगे भाई, तो सॉल्यूट ए के अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सॉल्यूट जो है वो क्या होंगे, ए के अंदर ज्यादा होंगे, इसमें सॉल्यूट, सॉरी उल्टा हो गया, बीच में सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। भाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, ये ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो ज्यादा सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मैं आपको बोल देता हूं कि इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी सेल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ए, क्यों, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर। तो आप बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन का अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस तो हमें समझ में आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दीजिए। इसके अंदर प्रेजेंट एक सॉल्यूशन एक प्रेशर फील करेगा, एक प्रेशर फील करेगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। इसके अंदर सेल में प्रेजेंट सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर फील करना, उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर, उस पर लगने वाला प्रेशर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये प्रेशर लगाएगा कौन, ये प्रेशर लगाएंगे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। सर ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से, बाहर से आने वाले, यस, इसके एडजेसेंट सेल से इधर घुसने वाले वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि इसके अंदर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसमें वाटर ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन साई डब्ल्यू बी। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो वाटर ज्यादा। भाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है तो हमने मान लिया इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर कम है। तो आपको पता है सर वाटर हाई टू वाटर लो की तरफ मूव होता है तो इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस हो रहा है यहां से यहां पर, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। तो ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या डालेंगे, एक प्रेशर डालेंगे। सर आप ये प्रेशर क्यों आया, फ्री वाटर मॉलिक्यूल के इधर मूव होने से आया। तो सर ये इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव हो रहा है तो इसका नाम क्या है, तो इस फिनोमिनन का नाम ही तो क्या है भाई, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। तो आप बताइए इस ऑस्मोसिस की वजह से, मेम्ब्रेन है ना बीच में, बताओ ये वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस क्यों बोला, वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को ए सेल से बी सेल में होने वाले सिंपल डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस क्यों बोला, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू फ्री वाटर मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव हो रहे हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव हो रहे हैं, तो ऑस्मोसिस हो रहा है। और इस ऑस्मोसिस की वजह से इस सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर फील हो रहा है उसको, और उस प्रेशर को उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ये प्रेशर जो ये सॉल्यूशन फील कर रहा है बी सॉल्यूशन, तो इसको उसका हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर ऑस्मोसिस जो है वो ज्यादा कब हो सकता है। मान लो ये ऑस्मोसिस हो रहा है ना, ये ऑस्मोसिस की एक रेट हो रही है, ये रेट किस पर डिपेंड कर रही है, इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन के डिफरेंस पर डिपेंडेंट है। और कंसंट्रेशन का डिफरेंस किस पर डिपेंडेंट है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। तो आप सोचो कि अगर मान लो पहले से ही मैंने इसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा रखा है ना, और ये वैल्यू रखी, तब एक ऑस्मोसिस की रेट मिली, उस ऑस्मोसिस की रेट की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर फील हुआ बी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बी की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिया, मान लें दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करके इस बी की कंसंट्रेशन
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया। जब और बढ़ा दिया तो इसको तो कांस्टेंट रखा, इसकी कंसंट्रेशन को, इसमें सॉल्यूट डाल दिए। तो इसमें सॉल्यूट डालने के बाद क्या हुआ, इसके और इसके बीच में, इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, दोनों के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ गया। और बढ़ गया तो सोचो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके इधर जाने की रेट भी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, क्योंकि हमें पता है ऑस्मोसिस रेट डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट। डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, फास्ट घूमेंगे, फास्ट मूव होंगे तो ज्यादा प्रेशर से मूव होंगे। तो बताइए ये सॉल्यूशन इस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर फील करेगा या नहीं करेगा? तो ये ज्यादा प्रेशर फील करेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए तो कहते हैं जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन में है उतना ही उस सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोसिस का प्रेशर ज्यादा फील होगा, उतना ही उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ए। तो समझ गए बात? तो आप सोचो अगर इस सेल को बगल वाली सेल से पानी लेना है, वाटर लेना है, तो इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वाटर पास वाली सेल से अंदर ले पाएगा, क्योंकि वाटर मूव करता है हाई टू लो, यस और नो। और अगर वाटर को हाई टू लो मूव करना है तो यहां पर आपको सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताइए एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस होता है तभी तो वाटर मूव करता है नहीं करता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाटर मूव्स फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर और लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देख लो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वाटर मूवमेंट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया। ओके, तो ये हो गया साहब ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये सॉल्यूशन, इसका अगर मुझे वैल्यू चाहिए कि उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना लगा रहे हैं ये भाई, ये वाटर इधर से इधर मूव होते टाइम पे सर इसके ऊपर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं जो ये सॉल्यूशन फील कर रहा है, उसको मैं मेजर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं? तो आप ये करो कि इसके अपोजिट और फोर्स लगाइए। इस सॉल्यूशन को बोलो, इस सॉल्यूशन के ऊपर हमने क्या किया, बाहर से कोई फोर्स लगाया। इमेजिन करो कि हमने इस सॉल्यूशन को हेल्प कर रहे हैं और कह रहे हैं चल मैं फोर्स लगाता हूं, और ये लगाया हुआ फोर्स वहां पे काउंट हो रहा है पीछे मशीन में, और मैं फोर्स लगाता गया, उतना फोर्स लगाया मैंने कि मैंने यहां से वाटर को इसमें आने ही नहीं दिया मैंने वाटर को। यहां से जितने वाटर मूव हो रहे थे उनको बोल दिया इतना प्रेशर लगा के बैठा हूं, वहां पे काउंट हो गया वो प्रेशर, और उस प्रेशर के ऊपर ये ऑस्मोसिस का जो फिनोमिनन है वो रुक गया है, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो सर वो जो पीछे जो प्रेशर आया था वो प्रेशर इतनी देर तक वो फील कर रहा था, और उसी प्रेशर को हमने क्या बोला था? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी बोला था। यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और अगर मान लो सर अगर मैंने जो वैल्यू आई है जिसके ऊपर मैंने ऑस्मोसिस को रोक दिया है और उससे ज्यादा और प्रेशर लगा दूं मैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका पानी उसमें चला जाएगा। ऑस्मोसिस होना था यहां से यहां, और आपने इतना प्रेशर लगाया कि यहां से वाटर को वहां भेज दिया। इसको बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। चलो कंसेप्ट क्लियर? तो सारी बातें कंसेप्ट क्लियर हो गई हैं। अब थ्योरी पढ़ने की बातें आपकी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। तो इसीलिए उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने के लिए हमने देखा कि ये जो चैम्बर है उस चैम्बर से क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं, चैम्बर के अंदर आंसर्स निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर बनाया हुआ है चैम्बर, मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट से इसको सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये थीसल फनल एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है भाई, ये मेम्ब्रेन लगा दी सेलेक्टिवली परमिएबल, और इधर इसमें वाटर ले लिया और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर दिया। तो बताओ सुक्रोज सॉल्यूशन भरा है, तो आप सोचोगे तो आपके पास दो सॉल्यूशन बन गए, है ना? अभी मैंने बनाया था ना ये बी सॉल्यूशन और ये ए सॉल्यूशन, और आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई, इधर शुगर है तो यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन ए से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन से वाटर ज्यादा है इधर, तो आप सोचो यहाँ पे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है तो ज्यादा वाटर इधर है, यहाँ वाटर कम है तो देखो वाटर का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? तो ये वाटर जो है वो इधर से इधर मूव हो रहे हैं अंदर की तरफ में, अंदर मूव होंगे तो क्या होगा? इस शुगर सॉल्यूशन जो है उस शुगर सॉल्यूशन का ये जो
ये जो कॉलम है यहाँ था तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है। तब तक आएगा जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। और इक्विलिब्रियम में आप ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम अचीव करना मतलब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन, इस अंदर वाले का कंसंट्रेशन बीकर के बराबर कर देना है। तो याद रखना इस बात को, अंदर से शुगर बाहर नहीं आता है। पता चले कि आपने सॉल्यूट अंदर से बाहर कर दी है, सॉल्यूट को तो ये मेम्ब्रेन जाने ही नहीं दे रही है, तो सॉल्यूट बाहर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में पानी अंदर जा रहा है। और पानी अंदर जाकर के इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा है? तनु बनाया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, तब जाकर के ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो वाटर अंदर एंटर करने से ये पारा ऊपर बढ़ गया, थीसल फनल के अंदर बीकर वाला पानी चला गया। अब मैं जान रहा हूं कि सर ये वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, उसको मेजर करने के लिए इस ऑस्मोसिस को रोकूंगा। तो मैंने बाहर से एक प्रेशर लगाया, ये लो साहब, इतना प्रेशर लगा दिया कि ये वाटर का मूवमेंट मैंने रोक दिया है। और नहीं लगा रहा हूं, पता चले इसका वाटर अंदर डाल दो, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, है ना। तो फिर आपने क्या किया, इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस के प्रेशर को रोक दिया। तो ये जो ऊपर प्रेशर लगाया, इस प्रेशर को हम नोट कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन फील कर रहा था? इस बीकर के अंदर थीसल फनल, सॉरी, इस थीसल फनल के अंदर प्रेजेंट शुगर सॉल्यूशन जो है, वो शुगर सॉल्यूशन जो है वो प्रेशर फील कर रहा था इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आया? इस शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ये। ओके, क्लियर? तो फिर हम यहाँ पे वैल्यू बना लेते हैं, कैसे कि यहाँ पर हमने निकाला कि प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एक वर्ड होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना। तो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट साइन इज अपोजिट, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं साई एस, है ना। और साई ओपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साई ओपी। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है सर, वही बात होगी सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाली। कैसी? कि सर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट पोटेंशियल। हम बोल सकते हैं कि साई एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसी तरीके से साई ओपी क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो जहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वहां का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, जहां का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां का सॉल्यूट पोटेंशियल उल्टा होगा, है ना। तो हम यहां से रिलेशन बना सकते हैं क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर से देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन और सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आ गया नहीं आ गया समझ में? यही बात है यहां पर, क्लियर? तो ये साहब है, ये बिल्कुल क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे वो है 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक सेल और 2 सेल के अंदर एक रेफरेंस ही होता है। देखो एक सेल है, 2 सेल, ए सेल और बी सेल, और ए सेल का बी सेल के साथ में अगर कंपैरिजन हम कराएं तो ए सेल का कंपैरिजन बी सेल के सॉल्यूशन के साथ में कराएं तो ये रेफरेंसिव टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अभी क्या किया था अपन ने, सॉल्यूशन बी मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए, तो इस सॉल्यूशन को हम इसके रेफरेंस में, ध्यान रखना रेफरेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन बी जो है वो है हाइपरटोनिक, क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन इसके रेफरेंस में क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर कांटेक्ट में, तो ऑस्मोसिस होगा, और तब तक होगा जब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती? इक्वल नहीं हो जाती। तो ए कंसंट्रेशन बी के इक्वल हो जाएगा तो दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन होता है। तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ में होता है। तो इस हाइपरटोनिक को क्या बनाया जाता है? हाइपरटोनिक को आइसोटोनिक बना लिया जाएगा थोड़ी देर बाद में, तो दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे होता है। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है सर? प्लाज्मोलिसिस ये होता है, ये एक सेल है। सबसे पहले एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल सेल, जिसको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल, यानी कि ये बाहर की तरफ में एक सॉल्यूशन है, रेड कलर जो है वो एक सॉल्यूशन है, और ये सेल अंदर पड़ी हुई है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बाहर के
तरफ का जो सॉल्यूशन है वो और अंदर की तरफ में जो सॉल्यूशन है सेल के अंदर, तो इसको मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। तो ये दोनों जो है वो कैसे सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो इक्वल कंसंट्रेशन है, उस इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर सेल कैसी है, फ्लैसिड सेल है, इसीलिए देखो वाटर का मूवमेंट अंदर और बाहर बैलेंस कर रखा है। तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हो गए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसी रहेगी, फ्लैसिड रहेगी, मतलब सिकुड़ी हुई रहेगी। ओके, अब आपने क्या किया, बाहर वाले सॉल्यूशन है ना, और अंदर वाले सॉल्यूशन का कंपैरिजन यहां करते हैं। यहां पर है बी सॉल्यूशन और यहां पर है ए सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा होगा, अब इस कंसेप्ट में ये हो रहा होगा सर कि ये अंदर जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब अंदर इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है। इसको थोड़ा अलग इमेजिन करो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें दिख रहा है इस सिस्टम में कि सेल के अंदर पानी जो है वो भरने की वजह से, ये ऐसा नहीं है कि सेल पहले से फूली हुई है, ये वाटर बाहर से अंदर जाने की वजह से ये सेल फूल गई है। तो सर ये वाटर बाहर से अंदर क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि दोनों के अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंस है। इसको बोलते हैं सेल के अंदर ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। तो ये जो है उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस हो रहा है। सर एंडोस्मोसिस क्यों हो रहा है, अंदर वाला हाइपरटोनिक है और बाहर वाला हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल को आप बाहर ऐसे सॉल्यूशन में डालो जिसका कंसंट्रेशन अंदर वाले से क्या हो, कम हो, बाहर कम कंसंट्रेशन हो, तो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा और ये सेल को फुला देगा, टर्जिड हो जाएगी, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, एक सिस्टम ये है जिसमें हमने सेल को प्लाज्मोलाइज्ड तरीके से देख रहे हैं। सर सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, ये रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, इस घटना का रिजल्ट है। सर ये घटना क्या है, एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस, सर ये एक्स ऑस्मोसिस क्यों हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल सेल थी जिसके अंदर पानी था, मान लेते हैं फ्लैसिड सेल थी, इसको उठाया हमने कहीं से, और एक ऐसा सॉल्यूशन है रेड कलर का, जो सॉल्यूशन है बी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हमने उसके अंदर डाल दिया। तो हमने देखा कि जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का कंपैरिजन सॉल्यूशन बी से हमने कराया, तो कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन था बी सॉल्यूशन का, तो वो है हाइपरटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब आप सोचो सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हमने डाला तो इसका वाटर जो है वो बाहर निकल गया, बाहर इतना निकल गया कि बाहर में वाटर जाने के बावजूद भी अभी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हुए हैं। तो जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक अंदर से पूरा वाटर खींच लेगा बाहर वाला सॉल्यूशन। तो ये वाटर का जितना बाहर निकला, इतना बाहर निकल गया कि सेल के अंदर का सारा वाटर कंटेंट निकल गया, और सेल का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन इस सेल वॉल से दूर हो गया, और दूर होने के बाद में ये सारा का सारा प्रोटोप्लास्ट, मेम्ब्रेन के साथ में ये जो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक होकर के एक मेम्ब्रेन का गुच्छा बना करके सेंटर में लोकलाइज्ड हो गया, सारा वाटर निकलने की वजह से, और इस सेल को बोल दिया प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसी कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन और ये जो वॉल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं, स्पेस में कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस स्पेस में आ जाता है। ओके, तो ये इसमें भर जाएगा, पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब कोई वाटर नहीं है अंदर, तो वाटर ही नहीं है, तो सर वाटर तो नहीं है, ऊपर से यहाँ पर नेगेटिव वाटर हो गया है। तो नेगेटिव वाटर होने की वजह से टर्गर प्रेशर क्या हो गया है, यहाँ पे टीपी जो है वो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर टीपी का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर टीपी का वैल्यू टर्गर प्रेशर का वैल्यू वॉल प्रेशर में बैलेंस कर लिया है ना। तो यहाँ पर टीपी 0 है, यहाँ पर सर टीपी 0 है, और यहाँ टीपी टर्गर प्रेशर नेगेटिव है, यहाँ पर फुल भर गया ये सेल, तो अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, वॉल की तरफ। तो यहाँ पर टीपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर टीपी पॉजिटिव, यहाँ टीपी नेगेटिव, यहाँ पे टीपी 0 और यहाँ पे टीपी नेगेटिव है। तो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डीपीडी। क्या बोलते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। कुछ भी मत याद रखो, डीपीडी मतलब वाटर डिमांड ऑफ सेल। एक सेल की वाटर डिमांड को प्रेजेंट करता है डीपीडी। अगर किसी सेल का डीपीडी ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, और कोई को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा कब होती है, जब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें सॉल्यूट ज्यादा होते हैं। तो डीपीडी इज वाटर डिमांड।
इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, कि ये बहुत ज्यादा सक करने के लिए रेडी है, वाटर को सक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इतना प्यासा है ये। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सक्शन प्रेशर, वाटर डिमांड ऑफ सेल, और डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी ये फॉर्मूला होता है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी एक चीज का वाटर डिमांड अगर ज्यादा है, आप सोचो किसी डीपीडी जो होता है वाटर डिमांड को बताता है, अगर किसी सेल का डीपीडी बहुत ज्यादा है, वाटर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बताइए वहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा, है ना, वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, ओपी के सामने पॉजिटिव है ना, और तो यहाँ पर डीपीडी और ये ज्यादा है, तो डीपीडी ज्यादा तो सर ओपी भी उसी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। और आपको दिमाग में लग ही रहा है सर जहां जिस सेल का वाटर डिमांड ज्यादा है, वाटर है नहीं इसीलिए तो डिमांड ज्यादा है, तो डीपीडी का ज्यादा, वाटर डिमांड ज्यादा, तो सर वहां पर सॉल्यूट ज्यादा होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन आप देखो वहां पर टर्गर प्रेशर उतना ही कम होगा। टर्गर प्रेशर डिपेंड करता है वाटर मॉलिक्यूल पे। अरे भाई डीपीडी ज्यादा है, वाटर डिमांड ज्यादा है, तो वाटर है नहीं उसमें तभी तो ज्यादा है, तो जब वाटर नहीं होगा तब वहां का टर्गर प्रेशर भी कम होगा। यस और नो? इसलिए ये फॉर्मूला बना। तो आप सोचो डीपीडी ओपी माइनस टीपी होता है या नहीं होता? यहाँ टीपी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है या नहीं है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। क्या है? पहले से ही नेगेटिव है टीपी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो आप सोचो प्लस टीपी हो गया, ओपी भी ऐड हो गया, टीपी भी ऐड हो गया, तो डीपीडी का वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें होगा या नहीं होगा? तो सबसे ज्यादा वाटर डिमांड किसकी है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल की है। जैसे अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को प्योर वाटर में डाल दो तो खतरनाक तरीके से वाटर अंदर मूव होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर डिमांड है इसकी, ओपी प्लस टीपी। और इसका टीपी तो 0 हो गया, तो यहाँ पर डीपीडी किसके इक्वल हो गया? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो गया। इसके कंपैरिजन में इसको वाटर थोड़ा कम चाहिए, देख लो टीपी गायब हो गया है ना, और इसको तो पहले से फुल भरा हुआ है, वाटर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो यहाँ का क्या होगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होगा। मतलब जो ओपी की वैल्यू है उसमें से भी घटा रहे हो कुछ वैल्यू, तो सबसे कम इसका होगा। तो वाटर डिमांड का अगर एक रिलेशन बनाया जाए तो सबसे कम डीपीडी इसकी होगी, सबसे ज्यादा डीपीडी इसकी होगी, इंटरमीडिएट डीपीडी इसका होगा। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोलाइसिस एंड डीपीडी एंड सक्शन प्रेशर। करेक्ट? तो ये सारे कंसेप्ट आपको आगे होंगे और आपको पता होने चाहिए। इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन का मतलब ये होता है कि अगर सूखी लकड़ी है उसको अगर पानी में डाल रहे हो तो वो पानी चूस लेती है, उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। इसके लिए भी उस पानी के और सूखी लकड़ी के बीच में वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर पहले से ही वाटर ज्यादा होगा लकड़ी में तो वो नहीं जाएगा, सूखा होना चाहिए, वाटर का डिमांड होना चाहिए उधर, डीपीडी ज्यादा होना चाहिए उधर, तब जाकर के पानी से वाटर खींच लेंगे, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तभी तो बाथरूम के दरवाजे बंद नहीं होते हैं बारिश के दिनों में, है ना, पकड़ के बैठना पड़ता है। इम्बाइबिशन की वजह से फूल जाते हैं, तो उनमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बड़े हो जाएंगे लकड़े। तो उनको क्या करते हैं, जो चट्टाने होती थी चट्टानों में छोटे छोटे छेद बना करके लकड़ियां भर देते थे, पानी पिलाते थे, वॉल्यूम बढ़ता था, तड़क जाते थे वो, तो उसको काम में लिया जाता था इम्बाइबिशन को। सीड जो होता है, सीड ड्राई होता है ना, और उसमें जो वाटर स्टेटस कम होता है, तो सीड को जब हम डालते हैं तो सीड जो होता है वो जर्मिनेट होने के टाइम पे पहले क्या करता है? वाटर को उसके अंदर इम्बाइब करता है, इम्बाइबिशन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। ओके, तो वहां पर बहुत जरूरी है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे इम्बाइबिशन। करेक्ट? चलिए जी, यहां पर ये सारे कंसेप्ट हो गए प्लांट वाटर रिलेशन के। और अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लंबी दूरी तक वाटर कैसे चला जाता है ना, और लंबी दूरी तक जाने के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। तो पहले हम समझेंगे कि प्लांट जो होता है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। अरे भाई सिंपल बात है सर, अब तो समझ में आ ही गया है, वाटर का मूवमेंट समझ में आ गया हमें। सॉइल से वाटर रूट में लाना है, तो रूट का वाटर पोटेंशियल कम, सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। और रूट का वाटर पोटेंशियल कम करने के लिए रूट के अंदर जो सेल्स हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दो? ज्यादा कर दो सर, कैसे भी। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वाटर ऑटोमेटिक उसके अंदर मूव कर जाएगा। यही तो कंसेप्ट है। तो सर सॉल्यूट ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मिनरल अपटेक करना पड़ेगा। यस, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक सॉइल के अंदर एक रूट पड़ी हुई है ना, ये रूट है और ये सॉइल है,
और इस रूट की सेल है ये। तो इस रूट की सेल के अंदर इनके अंदर वाटर पहुंचाना है, तो इस सॉइल में प्रेजेंट वाटर को यहां जाना है। तो वाटर तभी मूव करेगा जब यहाँ का ओपी ज्यादा होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तब होगा सॉइल के कंपैरिजन में जब यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा तब होगा जब यहाँ पर मिनरल्स, ये मिनरल्स जो है वो इनको अपटेक करेगा। तो यहाँ पर ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये सेल जो होते हैं वो एटीपी खर्च करके यहाँ से मिनरल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर के इसके अंदर भर लेते हैं, और यहाँ भरने के बाद यहाँ का ओपी बढ़ जाता है। ओपी बढ़ने के बाद में वाटर जो होता है इस मिनरल को फॉलो करता हुआ यहाँ चला जाता है। तो बताइए सॉइल से अपटेक हो गया ना वाटर का रूट के अंदर, सेल के अंदर। इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, और दूसरा एक और एब्जॉर्प्शन होता है, और मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का बहुत कम होता है। वाटर प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्टिव तरीके से बहुत कम करते हैं, पैसिव तरीके से ज्यादा करते हैं। सर पैसिव तरीका क्या होता है, पैसिव तरीका ये है कि यहाँ पर इसके जो सेल है उसके बाहर सेल वॉल है, ये सारी सेल्स है अंदर, इनके बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर एक क्या बना हुआ है, सेल वॉल के ऊपर एक प्लांट के ऊपर एक वाटर की फिल्म बनी हुई है। ठीक है, और ये वाटर की फिल्म जो है वो किससे कनेक्टेड है, सॉइल में कनेक्टेड है, और सॉइल के अंदर किससे कनेक्टेड है, सॉइल में प्रेजेंट वाटर से कनेक्टेड है। तो ये वाटर में कनेक्टेड है, और ये वाटर की फिल्म कंटिन्यूअस फिल्म है, और कंटिन्यूअस फिल्म के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो होता है वो इसको ऊपर की तरफ में खींच रहा है, ये ऊपर ऐसे, तो एक टेंशन है। तो ये टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ में लग रहा है, और ये टेंशन की वजह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने की वजह से फोर्स जो होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, और इस टेंशन की वजह से ये वाटर जो होता है ये ऊपर वॉल से होता हुआ खींचता हुआ ऊपर चला जाता है, और ऊपर भी चला गया, और क्या, और एब्जॉर्ब भी हो गया। मतलब प्लांट के सॉइल से ये रूट के अंदर आ गया, है ना, रूट के ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब ये रूट के ऊपर आकर के ये किसमें चला गया, जाइलम में चला गया। तो जाइलम तक पहुंचाना है, और यहाँ वाला वाटर कैसे गया, यहाँ वाला वाटर यहाँ गया अंदर, और अंदर से ये जाइलम में गया। ठीक है, तो ये तो जा रहा है अंदर से जाइलम के ऊपर, और ये जा रहा है बाहर से जाइलम के ऊपर। और एक बार जब जाइलम में पहुंच गया तो यहां से वो सीधा किधर चला जाएगा, लीफ की तरफ चला जाएगा, लीव्स की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस वाटर फिल्म जो है ये यहाँ पर भी बनी हुई है, और कंटिन्यूअस वाटर फिल्म के अंदर एक टेंशन जरूर लग रहा है, और ये टेंशन की वजह से ये वाटर यहां से यहां जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं, पैसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव तरीका ज्यादा होता है। सर यहां पर ये टेंशन क्यों क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट होता है लीव्स के अंदर वाटर लॉस की वजह से, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस हुआ, वाटर लॉस होने की वजह से यहां पर आगे के वाटर यहां खिंच गए, यहां खिंचने के बाद में आगे स्पेस बनता गया, स्पेस बनता गया, तो ये टेंशन कंटिन्यूअस चैनल में बनता गया, और ये जो स्पेस बना तो इधर वाला स्पेस बनने की वजह से उस स्पेस को फिल करने के लिए आगे इधर वाला वाटर मॉलिक्यूल आगे भाग गया, इधर वाला वाटर मॉलिक्यूल आगे भाग गया। ऐसे भागते 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 ये आगे 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 बढ़ता जाएगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, और यहाँ स्पेस को फिल करने के लिए सॉइल से वाटर आगे बढ़ जाएगा। तो यूं करता करता ये वाटर ऊपर की तरफ में चढ़ भी गया और एब्जॉर्ब भी हो गया। तो कहने का मतलब है ट्रांसपायरेशन एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, और पुलिंग फोर्स को, वो पुलिंग फोर्स जो है वो एक स्पेस पैदा करता है, और स्पेस को फिल करने के लिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ता जाता है, और आगे बढ़ता 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 ये ऊपर भी चढ़ जाता है और सॉइल से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो बहुत कॉमन होता है सभी प्लांट में। ये पैसिव तरीका ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बताइए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर क्या होना जरूरी है, ट्रांसपायरेशन होना जरूरी है। ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, और ट्रांसपायरेशन होने के लिए क्या जरूरी है, ऊपर हीट, सनलाइट। तो इसीलिए तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट भी सनलाइट में ही प्रेजेंट होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं भी हो रहा है तो उसकी प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। तो ये हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, और लंबी हाइट तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसपायरेशन ने उसको बनाया। अब है प्लांट जब सॉइल से रूट के अंदर लाता है तो दो तरीके से जा रहा है, एक तो वॉल के ऊपर से और एक सेल के अंदर से।
तो ये तो जा रहा है लिविंग थिंग से, तो इसको तो बोलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सिम्प्लास्ट। अंदर से जा रहा है इसको बोल रहे हैं सिम्प्लास्ट। और ये जो बाहर से जा रहा है वॉल एरिया से, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। डेड पार्ट से जा रहा है, एपोप्लास्ट मूवमेंट। तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट और एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट फास्ट है, सिम्प्लास्ट स्लो है। करेक्ट। और सर यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट में क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है? इस मूवमेंट में बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सर बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इसके अंदर वाटर तो जा ही रहा है, वाटर के साथ में इसमें वाटर प्लस मिनरल्स, और दोनों वाटर और मिनरल जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। वाटर और मिनरल एक फोर्स को फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक प्रेशर था, यहां पर एक वाटर पोटेंशियल, यानी कि एक जगह पे यहां पे वाटर कम होने की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, सक्शन जनरेट हुआ। तो एक सक्शन जनरेट हुआ, तो यहां पर जो है वो प्रेशर कम हुआ है और यहां प्रेशर ज्यादा, मतलब दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बन गया है। तो प्रेशर कम होने की वजह से, नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से, ये सक्शन प्रेशर डेवलप होने की वजह से, टेंशन डेवलप होने की वजह से दो पॉइंट्स के बीच में वाटर और मिनरल साथ में मूव हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो। इसमें सबका अलग अलग कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, सभी एक ही फोर्स को फॉलो कर रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, तो इसलिए बल्क फ्लो बोलते हैं। तो सॉइल वाटर का मूवमेंट अप जो होता है वो बल्क फ्लो की वजह से होता है, मास फ्लो की वजह से होता है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है, टेंशन की वजह से होता है, उसी की वजह से एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है। और ये बहुत कम टाइम होता है, बहुत रेयर होता है, और इसका मूवमेंट सिम्प्लास्टिक होता है और इनका एपोप्लास्टिक होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन दो तरीके से, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, इनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो दो तरीके हैं, ये वॉल के ऊपर से जा रहा है, ये वॉल के अंदर से जा रहा है। सिम्प्लास्ट जाइलम के अंदर, जाइलम में रूट की जाइलम में पहुंचने के बाद में ये सीधा ऊपर असेंट ऑफ सैप, और असेंट ऑफ सैप ऑलवेज कैसा होता है? एपोप्लास्ट। कैसा होता है? एपोप्लास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है। ये डायरेक्शन दिखा रखी है एनसीईआरटी के डायग्राम में, इसको मैंने थोड़ा एग्जाम्पल से दे दिया, वही डायग्राम जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहां दिया है आपको। ठीक है। फिर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ये देखो, ये जब मूवमेंट होकर के आएंगे तो यहाँ रोकने वाला बैठा है, तो रोकने वाला बैठा है तो वॉल के ऊपर से आने वाला कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो सिम्प्लास्ट वाला जो है वो तो वॉल को भेद के अंदर जा रहा है, और एपोप्लास्ट वाला वॉल के ऊपर से आ रहा था। तो एपोप्लास्ट को बोला भाई देखो एंडोडर्मिस सेल ने कि तुम वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते किधर से भी, ये देखो पूरा ब्लॉक कर रखा है हमने, तुमको मेरे अंदर ही जाना पड़ेगा ऐसे, ये जो है ना अंदर से जाना पड़ेगा ऐसे। इसको बोल दिया तुमको अंदर जाना पड़ेगा ऐसे, यूं यूं करके अंदर जाइए, और अंदर से जाओगे वॉल को, ग्रीन वाली वॉल को पियर्स करके अंदर जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली मेम्ब्रेन तो क्रॉस करनी पड़ेगी उसको। इतनी देर तो वॉल से जा रहा था, वॉल के ऊपर से आ रहा था मेम्ब्रेन, ये एंडोडर्मिस आते ही इसको अंदर घुसना पड़ा, और अंदर जब घुसा तो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये क्यों होता है? ये चेक पॉइंट होता है कि तुम एपोप्लास्ट से क्या लेके आ रहे हो मिला करके, ये मुझे चेक करवाओ, मेरे मेम्ब्रेन में घुसो, और मेरी मेम्ब्रेन के प्रोटीन चेक करेंगे किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, कितनी क्वांटिटी जानी है, कितनी क्वांटिटी नहीं जानी है। बायोलॉजिकल चेक पॉइंट है, तो ये चेक पॉइंट क्रॉस करेंगे, क्योंकि सिम्प्लास्ट में तो यहाँ पे क्रॉस करना ही करना है। एपोप्लास्ट वाले का लोचा था, ये वॉल से आ रहा था, गलियों खोपचों से आ रहा था, और गलियों खोपचों से आने वालों को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अंदर देखा जाए तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ज्यादा मिनरल चले गए, तो कंट्रोल होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल पॉइंट होते हैं। और जब एक बार जाइलम में चढ़ गए, और ये देखो ये बाहर से आया रूट की तरफ से, और ये अंदर से आकर के ये जाइलम में आ गया, जाइलम में आने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ में उस फोर्स के थ्रू, टेंशन के थ्रू, मास फ्लो के थ्रू, बल्क फ्लो के थ्रू ऊपर मूव हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन होने की वजह से काम हो रहा है, ये बिना ट्रांसपायरेशन कुछ नहीं हो सकता। तो ट्रांसपायरेशन बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। ठीक है। तो असेंट ऑफ सैप, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जो लंबी हाइट तक चले जाते हैं, जिसके अंदर ये जो थ्योरी है ये देखिए, समझिए इसको। ये लीव्स है, ये लीव्स के अंदर ये पेलिसेड मेसोफिल है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल, ये भी क्यूटिकल। इधर देखो ये ट्रांसपायरेशन वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। ट्रांसपायरेशन होने की वजह से ये देखो वाटर मूव्स अलोंग जाइलम, लीफ का जो जाइलम होता है उसमें एक टेंशन क्रिएट हो गया। टेंशन क्रिएट होने की वजह से ये टेंशन कंटिन्यू नीचे से रहा, ये वाटर मूव खींच रहा है, खींचता खींचता कंटिन्यूस वाटर चलन आ गया, और रूट की वॉल के ऊपर ये यहां से होता हुआ ये सॉइल से वाटर खींच लेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब भी हो गया, जाइलम में आ गया, और टेंशन की वजह से ये असेंट ऑफ सैप भी हो गया। यस और नो? तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो गया।
पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको बोलते हैं हम कौन सी थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है, डिक्सन एंड जॉली की कोहेजन टेंशन थ्योरी। क्लियर? तो ये सारी बात आप समझिएगा। और ये ट्रांसपायरेशन जिसमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर है, ट्रांसपायरेशन देखो क्या हो रहा है, देखो एक बार जाइलम के अंदर वाटर आने के बाद ये कंप्लीट पूरी फिल्म बिछा देते हैं। ये ब्लू कलर की दिख रही है, ये वाटर फिल्म है, और इसमें वाटर, मैंने कहा ना टेंशन जरूरी है, तो कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना हुआ है। यहां से वाटर लॉस होगा तो इस फिल्म के अंदर भी वाटर का टेंशन क्रिएट होगा, और ये टेंशन पूरा जाइलम में जाएगा, और जाइलम में जाएगा तो पूरे, तो रूट की लीफ के अंदर, ये देखो डायग्राम, ये देखो यहाँ पे ये वाटर की फिल्म बनी हुई है ना, पूरी एक वाटर की फिल्म है, यहाँ पर कंटिन्यूस वाटर है, तो जहां उड़ेगा तो ये कंटिन्यूस वाटर फिल्म की वजह से ही यहाँ टेंशन क्रिएट होगा। ओके, और इसमें क्या है, इसी फिल्म के अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर भी है, वाटर प्लस मिनरल दोनों चीजें हैं, यहाँ पर वाटर भी है और प्लस मिनरल दोनों चीजें हैं, वाटर मिनरल है। तो ये सेल को अगर मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए तो ये अंदर ले लेंगे, मिनरल चाहिए तो अंदर ले लेंगे। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि यहाँ इस फिल्म से अंदर की तरफ में वाटर जो मूव कर रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, वो कर रहा है इसमें ऑस्मोसिस की वजह से। और ऑस्मोसिस कब होगा, जब यहां इस सेल का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगा, जब यहां से इस वाटर फिल्म में प्रेजेंट मिनरल इसके अंदर जाएंगे, और ये जब जाते हैं तो ये एटीपी खर्च करते हैं। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनरल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर जब एंटर करते हैं, यहां से यहां जब एंटर करते हैं तो ये एटीपी यूज करके तो एक्टिव अपटेक करते हैं। ये जो जहां पर मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जहां मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां मिनरल की रिक्वायरमेंट है, वहां मिनरल इसका सोर्स ये वाटर फिल्म है जो नीचे से सॉइल से आया है, और यहाँ का मिनरल यहाँ आएगा तो ये एटीपी खर्च करेंगे और एक्टिव अपटेक करेंगे, और एक्टिव अपटेक करके इसको निकालेंगे बाहर। ओके, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट? तो दिमाग में ये क्लियर हो गया आप लोगों के कि एक्टिव अपटेक करते हैं नीचे से, ये जो जहां नीड है वहां एक्टिव अपटेक होता है। और सर ये जो मिनरल नीचे से आए हैं उठ करके, वो कैसे आए हैं, तो वो भी आपको बताते हैं कि मिनरल कैसे अपटेक होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन होने के बाद आप मिनरल का अपटेक की बात करते हैं। तो मिनरल जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट मिनरल जो होते हैं वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से जाते हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि वो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसमें वाटर और मिनरल दोनों जा रहे थे। कहां पे, ये देखो यहां पर मैंने कहा ना, पहले मिनरल आते हैं एक्टिवली, फिर वाटर जाता है। तो ये मिनरल आ रहे हैं यहां पर, मिनरल का एक सोर्स ये हो गया जो एटीपी खर्च करके होता है। दूसरा सोर्स वाटर और मिनरल दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहां पैसिवली आ रहे हैं, घुल के जा रहे हैं ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, वाटर मेनली वाटर का ज्यादा कंटेंट इससे जाता है पैसिव तरीके से। इस तरीके से ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ये जो एक्टिव तरीके से जा रहा है, एक्टिव क्यों, क्योंकि मिनरल के लिए पहले पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मिनरल जाएगा, ओपी बढ़ेगा, वाटर फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां पर टेंशन की वजह से वाटर जा रहा है तो इसमें साथ में मिनरल भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मिनरल जाते हैं कम और ऐसे मिनरल जाते हैं ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है कम और पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादा। तो वाटर का पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तो होता है ज्यादा, एक्टिव होता है कम। ओके, मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है कम। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप सोचो, प्लांट की सेल में सॉइल से मिनरल का अपटेक भी मेनली एक्टिव होता है। ये आ गया प्लांट में। अब मिनरल की रिक्वायरमेंट कहां पर है, वो है लीव्स में, और मिनरल की रिक्वायरमेंट जहां पर है वो लीव्स के अंदर, वो नीचे से आ गया उठ करके वाटर के साथ में, यहां मिनरल। अब मिनरल के यूज के लिए मिनरल को इस वाटर से, जो सॉइल से आया नीचे, मिनरल नीचे से जो आए ऊपर मिनरल, इन मिनरल को जहां रिक्वायर्ड है वहां जाने के लिए भी मेनली ये सेल्स उनको यहां से अपटेक एक्टिव तरीके से करती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो जी, बाकी मिनरल अपटेक मोस्टली एक्टिवली होता है। बाकी मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से मिनरल जो होते हैं वो सॉइल से सेल के अंदर चले जाते हैं, मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस करते हैं एक्टिव तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मिनरल
अपटेक एक्टिव तरीके से होता है, और एक्टिव तरीके से होगा तो मेम्ब्रेन के अंदर पंप काम करेंगे। वो कैसे काम करते हैं वो आपको अगले वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। चलो जी, मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो गया सर। अब मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम में पहुंच गए, चाहे वो एपोप्लास्ट से आए हो चाहे सिम्प्लास्ट से आए हो, फाइनली जाना तो जाइलम के पास में ही है, और जाइलम में जाकर के वो असेंट ऑफ सैप में। तो ध्यान रखिए, मिनरल का अपटेक वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव, एक बार वो जाइलम में पहुंच गए, और जाइलम में पहुंचने के बाद स्टेम से जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर उनका ट्रांसलोकेशन पैसिव तरीके से ही होता है। वो जाता है असेंट ऑफ सैप, टेंशन जो हो रहा है वाटर कॉलम में उसके थ्रू मिनरल्स ऊपर जाते हैं अलोंग द वाटर, ओके। तो वो होता है ट्रांसलोकेशन, बट एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव, और अपटेक इन एरियल पार्ट इज ऑल्सो एक्टिव मिनरल का, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, है ना, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द, कुछ पैसिव भी होते हैं, लेकिन मेनली मिनरल एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव और मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन इज पैसिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मिनरल का मूवमेंट हो ही गया है सोर्स टू सिंक की तरफ में। अब मिनरल में एक चीज और होती है, वो होती है वो जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसमें मैं बताऊंगा आपको, वो है रीमोबिलाइजेशन। मतलब लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं, मर रही हैं, तो उससे मिनरल, काम के मिनरल्स जो हैं वो लीव्स छोड़ के जाएगी और कुछ मिनरल को लेके मर जाएगी। तो ऐसे कौन से मिनरल हैं जो मोबिलाइज नहीं होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं उसके साथ में, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लोली मोबिलाइज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फट से भागते हैं मरने वाला उससे पहले ही। तो ये सब का नाम आगे मिनरल न्यूट्रिशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि मिनरल में क्या कंसेप्ट होता है, रीमोबिलाइजेशन कंसेप्ट भी होता है। मिनरल न्यूट्रिशन में बताऊंगा सभी मिनरल के नाम, कौन स्लो है, कौन फास्ट है, और कौन जीरो मूवमेंट शो करता है। अब है नेक्स्ट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। हम बात करते हैं सर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करने के लिए पीछे क्या कंसेप्ट काम करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जाइलम से अगर वाटर मूवमेंट करना है तो ऐसा मानिए कि स्ट्रॉ के अंदर आपको कोई लिक्विड सक करना है, ये जो कंसेप्ट है वो लगता है जाइलम के लिए। और फ्लोएम के लिए कौन सा कंसेप्ट लगता है, फ्लोएम के लिए लगता है फूंक मारना, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भेजना है, और जाइलम के अंदर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर भेजना है। अब जाइलम में एक वर्ड आता है जो आता है रूट प्रेशर। क्या आता है, रूट प्रेशर आता है। सर रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर वो होता है कि वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से स्टेम के अंदर, या बोले जाइलम के, सॉरी, वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से, ये देखो, ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया और एक जाइलम में आ गया ना, पेरिफेरी से जाइलम के अंदर। तो रूट के जाइलम के अंदर वाटर इकट्ठा होता है, और वाटर इकट्ठा होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप करते हैं, और उस प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर, जो ऊपर लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर वो रूट प्रेशर इतना हो जाएगा कि वो खुद ही भेज देगा ऊपर। अरे नहीं, इतना दम नहीं है उसमें। रूट प्रेशर क्या करता है, ऊपर से जो सक्शन हो रहा है, जो पानी खींच रहा है, उस पानी खींचने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए, पता चले रस्सी टूट गई, थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए जिससे अट्रैक्शन बना रहे और वाटर मूव होता रहे ऊपर। अगर बहुत ज्यादा वाटर का स्पेस बन गया, रस्सी टूट जाएगी, तो वो रस्सी को टूटने नहीं देता है। वो कहता है तुमने बहुत खींच लिया तो बीच में ज्यादा गैप हो गया, ये वाला उसके अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये रूट प्रेशर क्या करता है, इसको धक्का दे देता है, इसको ऊपर कर देता है, इसको ऊपर कर देता है। तो क्या करता है, अगर ये ज्यादा खींच भी गया, ऊपर से सक्शन ज्यादा लॉस हो गया, ज्यादा खींच गया, गैप ज्यादा हो गया, तो इस गैप को फिल करने के लिए ये नीचे वाला धक्का लग जाता है, तो ये वाटर ऊपर चला जाता है, खींच के अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये उस वाटर कॉलम को मेंटेन करने के लिए रूट प्रेशर का हेल्प होता है, जो रिक्वायर्ड होता है ट्रांसपायरेशन के टाइम पे। और जब ट्रांसपायरेशन हो ही नहीं रहा होता है, छोटे से प्लांट होते हैं हर्बेशियस प्लांट, जिनमें इतनी हाइट तक पानी भेजना ही नहीं होता है, तो उसमें रूट प्रेशर ही क्या कर देता है, इतना प्रेशर काफी होता है कि उसकी इतनी हाइट तक वाटर को मूव करवा देता है। और ये इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि सुबह देखें जब उनमें ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, जब पहले से ही वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मॉर्निंग टाइम में अगर उनके स्टेम को काटें तो वो रूट प्रेशर को हम देख सकते हैं कि उसके कटे हुए पार्ट से वाटर जो होता है वो निकल रहा होता है, बाहर की तरफ में निकल रहा होता है। वो रूट प्रेशर को मेजर कर सकते हैं वहां से। और उन्हीं प्लांट में मॉर्निंग टाइम में इतने से तो होते हैं, वो वाटर का लॉस तो होता नहीं है, पानी पहले से ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो रूट प्रेशर में पानी इकट्ठा हुआ और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो उल्टी कर देगा प्लांट। उसके जो हाइडे थॉट्स होते हैं, उन हाइडे थॉट से वाटर लिक्विड के फॉर्म में वूज आउट होगा, उसको हम बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। ओके, तो गटेशन रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। ओके, क्लियर, जिसके अंदर वाटर और मिनरल दोनों होंगे, और ट्रांसपायरेशन में सिर्फ वाटर वेपर होगी।
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है सर? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोर्स और सिंक के बीच में होता है। सोर्स क्या होता है? जहां फूड अवेलेबल हो या जहां पर फूड का सिंथेसिस हो रहा हो, उनको बोलते हैं सोर्स। और सिंक जहां फूड की रिक्वायरमेंट हो या फूड का स्टोरेज होना है, उसको हम सिंक बोल सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग सोर्स सिंक चेंज हो सकते हैं, है ना। जब मान लो पतझड़ का मौसम आ गया और पतझड़ आने के बाद में वापस नई पत्तियां खिलेंगी, अरे भाई नई पत्तियां खिलेंगी तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो प्लांट ने पहले कहीं स्टोर कर रखा था रूट्स में मान लो, तो वहां से फूड अब ले लिया जाएगा। तो पहले जब पत्तियां थी, लीव्स थी, तब नीचे स्टोर हो रहा था, तो नीचे रूट्स जो थी वो तो हो रही थी क्या? सिंक बन रही थी और लीव्स सोर्स थी। और जब पतझड़ गया, नई पत्तियां चाहिए, तब वही जो स्टोरेज किया हुआ जो रूट्स हैं वो अब सोर्स की तरह वर्क करेगी और ये ग्रोइंग पार्ट्स जो हैं वो सिंक की तरह वर्क करेंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सोर्स सिंक चेंज होते रहते हैं। ओके, अब फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो क्या अकेला फूड होता है क्या? नहीं, वाटर के साथ घुल के, वाटर के साथ मिल करके बहुत सारे चीजें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एमिनो एसिड्स, हार्मोन्स, सब मिलकर के एक जाइलम, जैसे फ्लोएम, जैसे जाइलम में सैप था, वैसे फ्लोएम में भी एक सैप रस बनाते हैं, फ्लोएम सैप। और वो फ्लोएम सैप वाटर की वजह से प्रेशर जनरेट करता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में मूव होता है। कैसे होता है देखिए, और बताइए यहां पर मूवमेंट कैसा हो रहा है? जैसे फूंक मार करके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये दो प्रेशर पॉइंट के बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है? और सारे एक साथ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सभी उस पानी में घुले हुए हैं और एक साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब बल्क फ्लो है और मास फ्लो है, और यहां पर दो प्रेशर पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लोएम से कोई ट्रांसपोर्ट करानी है चीज, तो दो प्रेशर पॉइंट बना दो, एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर, एक हाई टर्गर प्रेशर, एक लो टर्गर प्रेशर। तो मूवमेंट होगा हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर एरिया में। तो देखो प्रेशर फ्लो है ना, और उसको मास फ्लो बोलते हैं, क्योंकि एक साथ फ्लोएम सैप जो होता है, फ्लोएम जो होता है वो, उसमें सैप होता है और सैप जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, कैसे मूव करेगा? ये देखो डायग्राम ये है जाइलम वेसल्स, इसी के बगल में है फ्लोएम, फ्लोएम की सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये सीव पोर्स, सीव प्लेट्स, ये पूरा कंटिन्यूअस होता है। मान लेते हैं कि ये रूट, ये कंटिन्यू होता हुआ रूट के पास आ गया, मान लो सिंक सेल है ये। सिंक सेल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लो ये फ्रूट है ना, इसमें स्टोर करना है ला करके फूड को, तो फूड को बनाने वाला कौन है? लीव्स। तो लीव्स की सेल है वो है सोर्स सेल, और जहां स्टोर होना है फ्रूट, उसकी सेल है वो सिंक सेल है, मान लिया। अब ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है स्टेम से, और स्टेम में कौन है? फ्लोएम। इनमें भी फ्लोएम है, यहां पर भी फ्लोएम है, तो ये एक पूरा चैनल बना हुआ है। अब कैसे होगा कि सोर्स सेल के अंदर बना ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सोर्स सेल में सुक्रोज में। सुक्रोज एक ट्रांसपोर्टेबल शुगर है, नॉन रिड्यूसिबल शुगर होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, तो ट्रांसपोर्टेबल के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा शुगर का फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज शुगर में, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ। सुक्रोज सोर्स सेल से उसी के पास में वेस्कुलर बंडल के पास में जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम की कंपेनियन सेल में डालते हैं, और कंपेनियन सेल में जब डालते हैं, और कंपेनियन सेल से ये जो सुक्रोज है वो सीव ट्यूब के अंदर एंटर करता है, और सीव ट्यूब में एंटर करता है तो यहाँ पे एटीपी लगता है, और एटीपी लगता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव लोडिंग। कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर सेल जा रही है, उसको बोलते हैं लोडिंग, एक्टिव लोडिंग, लोड हो गया। जैसे ही सुक्रोज यहां पहुंचेगा, यहां का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो इसके बगल में लगा हुआ है जाइलम, और जाइलम में है बहुत सारा पानी, तो पानी कहेगा कि भाई मैं वहां मूव करता हूं जहां मुझे को कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है। तो सॉल्यूट बनने की वजह से यहां का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बढ़ गया, और यहां से वाटर यहां मूव हो गया। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हो गया। क्यों हो गया ऑस्मोसिस? क्योंकि इस एरिया में सुक्रोज की लोडिंग की वजह से, है ना, ये जो हो रहा है ना, ये एक्टिव लोडिंग है यहाँ पे। सॉरी, मैंने ऊपर लिख दिया था, सुक्रोज आने की वजह से यहाँ पर सुक्रोज को एटीपी खर्च करके यहाँ लोड होना होता है अंदर, इसको बोलते हैं एक्टिव लोडिंग। और लोडिंग होने की वजह से देखो क्या हुआ, वाटर मूव कर रहा है, कहां से? इधर से भी मूव हो रहा है और इधर से भी मूव हो रहा है, तो यहाँ पे मूव हो रहा है। यहाँ वाटर क्यों मूव हुआ? सुक्रोज लोडिंग की वजह से यहाँ का ओपी बढ़ गया।
ओपी बढ़ गया तो वाटर एंटर कर गया, वाटर एंटर करने की वजह से बहुत सारा पानी हो गया, और बहुत सारा पानी हो गया तो यहाँ का टीपी बढ़ गया, और जब टीपी बढ़ गया यहाँ का, तो इसका कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ वाली सी ट्यूब एलिमेंट के साथ में। कहा? जो फ्लूइड के पास में है। तो फ्लूइड के पास में जो है वहां का यहाँ टीपी ज्यादा है, और जहां भेजना है वहां का टीपी कम होना चाहिए। तो हाई टीपी से लो टीपी की तरफ में ये सैप मूव हो जाएगा। अब आगे का फेज देखो, यहाँ बहुत सारा पानी था, यहाँ आगे मूव हो गया, अब यहाँ मूव हो गया। यहाँ मूव होते ही क्या हुआ कि ये सुक्रोज जो है, ये सुक्रोज ने यहाँ से एटीपी खर्च करके एक्टिव अनलोडिंग कर ली, इस सी ट्यूब एलिमेंट को छोड़ दिया और सोर्स से सिंक के अंदर चला गया, स्टोर होने के लिए चला गया। अब आप सोचो, यहाँ पानी और सब बताओ, सुक्रोज ने यहाँ धोखा दे दिया, सुक्रोज निकल गया बाहर, सॉल्यूट निकल गया बाहर। सॉल्यूट जैसे निकलेगा तो वाटर बोलेगा अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो वाटर भी बोलता है मैं भी कल्टी मार लेता हूं। तो यहाँ हो गया ऑस्मोसिस। कहां पर चला गया वाटर? जाइलम में चला गया। अब आप बताओ, सुक्रोज चला गया, वाटर चला गया, तो वाटर कम हो गया। वाटर कम होते ही टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब आप सोचो टर्गर प्रेशर की वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि सुक्रोज ने कल्टी मार ली, सॉल्यूट चला गया बाहर। सॉल्यूट बाहर जाते ही यहाँ का ओपी क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। तो आप सोचो, यहां पर वाटर बाहर निकलेगा, सुक्रोज बाहर निकलेगा, तब इस सी ट्यूब एलिमेंट का ओपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ओपी कम हो गया। ओपी कम होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब तक यहाँ का ओपी कम नहीं होगा तब तक यहाँ पर ऊपर वाला जो है यहाँ का टर्गर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ऊपर सुक्रोज लोड हो रहा है, यहाँ टर्गर ओपी बढ़ने की वजह से, फिर बाद में टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये टर्गर प्रेशर नीचे की तरफ में तभी जाएगा जब यहां पर क्या हो? यहां पर वाटर कम हो, यहां का टीपी कम हो। अरे भाई, वाटर कम कब होगा? जब यहां का सॉल्यूट कम होगा, सुक्रोज कम होगा, और सुक्रोज कम होने से क्या होता है? ओपी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ऑस्मोटिक प्रेशर कम का मतलब डायरेक्टली यही बोल रहे हो आप कि यहाँ पर सुक्रोज कम होना जरूरी है। जब तक यह सुक्रोज यहाँ नहीं जाएगा, नया सुक्रोज इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नया सुक्रोज एक वाटर सैप, एक रस बन करके एक प्रेशर लेकर के बैठा हुआ है। इस प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ में जाना पड़ेगा, और लो प्रेशर की तरफ में तभी जाएगा जब प्रेशर लो होगा, और प्रेशर लो तब होगा जब वाटर इधर जाएगा। वाटर इधर तभी जाएगा जब सुक्रोज यहाँ से बाहर जाएगा। इसका मतलब सुक्रोज यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी जगह पर सुक्रोज को भेजना है तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना जरूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो टर्गर प्रेशर कम होगा, ये कम होगा तो ज्यादा टर्गर प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में सैप मूव कर जाएगा, सुक्रोज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये था आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम, और सोर्स टू सिंक की तरफ में इस तरफ से मूवमेंट होता है। और उल्टा भी हो सकता है। कैसे? अगर यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम कर दो, मान लो यहां से सुक्रोज हटा लो और यहां सुक्रोज ऐड कर दो, तो यहां सैप बन जाएगा, टीपी ज्यादा हो जाएगा, और यहां टीपी कम होगा तो ये ऊपर भी मूव हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का दो प्रेशर पॉइंट्स के बीच में। प्रेशर कौन सा? टर्गर प्रेशर। तो दो प्रेशर पॉइंट, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, सारा सॉल्यूशन का मटेरियल एक साथ मूव हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो कितना सिंपल है। इलीव है, इलीव में क्या बन रहा है? काला काला शुगर। शुगर कहाँ एंटर कर रहा है? ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो ये ब्लॉक्स है, ये सी ट्यूब एलिमेंट्स है। एक सी ट्यूब एलिमेंट में एंटर कर गया। जैसे ही यहां पर एंटर कर गया, देखो शुगर एंटर सी ट्यूब, अंदर एंटर कर गया। वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर वाटर जो है वो क्या करेगा? बाय ऑस्मोसिस अंदर आ जाएगा। तो जैसे शुगर एंटर किया, ये शुगर मॉलिक्यूल एंटर किया, वाटर एंटर कर गया, यहां का टीपी क्या हो गया? यहां का टीपी क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया ना टीपी। तो देखो ये लिखा, शुगर एंटर सी ट्यूब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, रिजल्टेंट हाई टर्गर प्रेशर। ओके, अच्छा ठीक है साहब, हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? अब इसको हाई टर्गर प्रेशर को बना हुआ है, इसको ये ढूंढ रहा है लो टर्गर प्रेशर एरिया। कौन ढूंढ रहा है? लो टर्गर प्रेशर एरिया। लो टर्गर प्रेशर वही होगा जहां पर सी ट्यूब एलिमेंट से शुगर लीव होगा। तो यहां देखो क्या हुआ? शुगर लीव सी ट्यूब। यहां पर देखो शुगर जो है वो बाहर निकल रही है, लीव कर रही है,
और जैसे ही लीव करेगा, लीव क्यों करता है, या तो वो स्टोर होने के लिए जा रही है शुगर, या मेटाबॉलिज्म में यूज हो रही है, कोई भी तरीका होगा उसको लीव करना होगा, यूज हो रही होगी मेटाबॉलिज्म में या फिर कहीं स्टोर होने के लिए जा रही होगी। तो शुगर लीव्स यू ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, और जैसे लीव करेगी यहाँ का वाटर बाहर आ जाएगा, यहाँ का वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये वाटर का मूवमेंट भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो वाटर जैसे एक्स ऑस्मोसिस होगा बाय ऑस्मोसिस, तो जैसे ही वहां बाहर आएगा तो यहाँ का टीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो बताओ हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, ये ऊपर हो गया रूट और ये ऊपर हो गया शूट और ये हो गया रूट, है ना। ये शूट हो गया और ये रूट हो गया, है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्लावर, ये कोई टिप है, टिप के अंदर यहाँ शुगर की नीड है, शुगर की नीड है, तो क्या हुआ, यहाँ से शुगर ने लीव कर दिया, है ना, और शुगर ने लीव करते ही यहाँ से बाहर वाटर निकल गया। तो आप सोचो इस ट्यूब एलिमेंट के अंदर यहाँ नीड थी शुगर की, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ शुगर लीड हो गया, वाटर भी बाहर निकल गया, तो ये एरिया कौन सा बन गया, लो टर्गर प्रेशर एरिया बन गया। तो टर्गर प्रेशर कम हो गया, नहीं हो गया, यहाँ टर्गर प्रेशर कम है और यहाँ टर्गर प्रेशर ज्यादा है, तो ये मूवमेंट होगा या नहीं होगा ऐसे इस तरफ। तो हाई टर्गर प्रेशर टू मतलब अंदर से आएगा, है ना, मैंने बाहर निकाल दिया, ऐसे अंदर से ये इधर की तरफ में मूव हो जाएगा, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर एरिया की तरफ में। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, शुगर सॉल्यूशन फॉलोज टू द रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर रीजन। तो लो टर्गर प्रेशर रीजन कौन सा बना है, टर्गर प्रेशर लो रीजन ए और टर्गर प्रेशर लो रीजन बी। तो बताइए लो टर्गर प्रेशर के दो रीजन बन गए नहीं बन गए, एक ये और एक ये, और सोर्स क्या है, ये लीव्स वाला। तो टर्गर प्रेशर हाई वाला जो है वो क्या है, सोर्स हो गया। तो सोर्स ने सिंक की तरफ में, सिंक 1 सिंक 2, लो टर्गर प्रेशर एरिया। लो टर्गर प्रेशर एरिया कब है, जब यहां सी ट्यूब एलिमेंट के अंदर शुगर नहीं है, शुगर नहीं है मतलब यहां पर ओपी क्या होना चाहिए, ओपी शुड बी लेस एज कंपेयर टू सोर्स। सिंक में ओपी कम होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तभी जाकर के टर्गर प्रेशर कम होगा और हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर सैप का मूवमेंट मास फ्लो प्रेशर फ्लो के थ्रू हो जाएगा। तो यहां भी ओपी कम होना चाहिए और यहां का भी ओपी कम होगा, तब जाकर के मूवमेंट होगा, यहां पर आएगा यहां से, ठीक है। तो ये था मास फ्लो हाइपोथेसिस और ये था चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी एमसीक्यूज आपके दिमाग में जो अटक रहे थे, अब आप एक बार थ्योरी रीड कर लीजिए एनसीईआरटी की थरोली और एमसीक्यूज सॉल्व करिए और आपको ये चैप्टर बिल्कुल एकदम चमाचम क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं नया चैप्टर लेकर के। बाय बाय।